हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट को कि ऑर्गेनाइजिंग हम किसे कहते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में जो हमारे मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, उसको समझा था। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड स्टेप होता है मैनेजमेंट के फंक्शन का ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज कहते हैं किसी भी चीज़ को सही तरीके से व्यवस्थित करना, सही तरीके से अरेंज करना। तो अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट को समझे तो ये हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ है एंटरप्राइजेज की, उसको डिटरमाइन किया जाता है और सभी एक्टिविटीज़ जो एक जैसे नेचर की होती है उनको एक साथ ग्रुपिंग कर दिया जाता है। और जितने भी काम करने वाले डिपार्टमेंट होते हैं उन सबके बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। मतलब कि इन शॉर्ट अगर हम समझे तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि क्या एक्टिविटी हमें करनी है, कैसे उन एक्टिविटीज़ को हमें करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हमें कैसे डेलीगेट करना है, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, इन सब चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो अब आप ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जैसे मशीन ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कोऑर्डिनेशन। इनको हम आगे एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट इज मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग को मैनेजमेंट का मशीन इसलिए कहा जाता है जैसे कि कोई भी मशीन, आप अगर किसी मशीन से काम करते हैं, अगर उसका कोई पार्ट जो है वो इल फिट होता है, सही से काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल होता है, तो आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सेम अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो अगर काम को, पूरे सिस्टम को सही से डिवाइड नहीं किया गया है, सही से जो पोस्ट हैं वो क्रिएट नहीं किए गए हैं, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सही से नहीं दी गई है, तो आपका ऑर्गेनाइजिंग के जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग को मशीन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना डिवीजन ऑफ वर्क के काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें होता क्या है कि पूरा जो बिजनेस डिपार्टमेंट में जितनी भी वर्क होता है उसको हम छोटे छोटे सब वर्क में और छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना आए और कोई भी काम जो है वो करने में बड़ा ना लगे। इसीलिए काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ओवरऑल एक ही होता है, जिसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वैसे तो पार्ट सब अलग अलग है, डिपार्टमेंट सभी अलग अलग है और सभी डिपार्टमेंट अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर वो सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। किस डायरेक्शन में? जो भी उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उस डायरेक्शन में। इसीलिए ऑब्जेक्टिव जो है वो सबका एक ही कॉमन होता है। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बनता, वहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स का ग्रुप होता है जो एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ ग्रुप बनाते हैं किसी एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए। तो एक अकेला इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का ये फीचर होता है कि इसमें पर्सन्स बहुत सारे होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट काम करते हैं उतने ही तरह के अलग अलग लोग भी काम करते हैं, सबका अपना अपना दिमाग है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो सबको एक ही अचीव करना होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए उन सबके बीच में एक तालमेल बिठाया जाता है, एक कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है, ताकि बिना लड़ाई झगड़ा किए आपस में उनके बीच में विचारों में मतभेद ना हो। कोऑर्डिनेशन की मदद से सब लोग मिलकर काम करें और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। इनको हम आगे डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सारी एक्टिविटी को छोटे छोटे सब वर्क में डिवाइड किया जाता है और हर उस वर्क के लिए उस बंदे को अपॉइंट किया जाता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, क्योंकि वो एक ही काम को बार बार कर करके अपने फील्ड में उसको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, उसको अच्छे से एक्सपर्टाइज हो जाता है और वो कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग में स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाया जाता है। जो भी एम्प्लॉय जिस भी फील्ड में स्पेशलिस्ट है उसको वही काम हैंड ओवर दिया जाता है करने के लिए।
नेक्स्ट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क। अलग अलग एम्प्लॉय जो हैं अलग अलग जॉब को परफॉर्म करते हैं, तो जब हर एक्टिविटी पे लोग लगे होते हैं करने के लिए, तो ये चांस ही नहीं रह जाता कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो छूट जाएगी। और इस तरीके से जो भी मशीन यूज हो रही है या जो भी मैन पावर रिसोर्सेज है, उन सबका अच्छे से पूरा फुल यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग में हर एक एम्प्लॉय को, हर एक पर्सन को अपनी जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत क्लियरली डिफाइन किया जाता है। सारी एक्टिविटी को अच्छे से समझाया जाता है कि किसको क्या करना है, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन का कोई चांस रह ही नहीं जाता है। और जब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हर किसी को अपना रोल पता होगा, हर किसी को अपना काम पता होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वैसे ही प्रॉपरली चलेगा। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट हैं, उनको भी कुछ नई टेक्निक को डिस्कवर करने का मौका दिया जाता है, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। तो जब उन्हें ऐसा लगता है कि जो सीनियर लोग हैं वो हमें अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो एक डेडिकेशन की स्पिरिट है वो ज़्यादा आती है। उनको डिसीजन लेने का अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करना है वो एम्प्लॉय सीखते हैं, नई टेक्निक कैसे डिस्कवर करना है वो एम्प्लॉय सीखते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को ग्रोथ और डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एम्प्लॉय का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जैसा अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी हमने लास्ट फीचर में पढ़ा कि जो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है, एम्प्लॉय को जैसे कि डिसीजन लेने की फ्रीडम होती है, वो अपने मर्जी से डिसीजन ले सकता है, अपने विचार को अपने सीनियर्स के आगे रख सकता है। तो हमेशा वो इस नेचर से जो भी नए चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हैं, उनको फेस करने के लिए वो हमेशा रेडी रहेगा। उसको आ जाएगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर एम्प्लॉय इतने एफिशिएंट हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन है वो बिजनेस का ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग किस प्रोसेस में होता है? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड लास्ट स्टेप इज एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशन। अब हम इन स्टेप को एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इस स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले जो पूरा वर्क दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको हम छोटे छोटे वेरियस सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सीनियर लेवल है यानी जो सुपीरियर हैं और जो सबॉर्डिनेट है, उन दोनों का ही काम वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि काम जो है वो आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमें काम को, पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। इस वाले स्टेप में क्या होता है कि जो भी ओवरऑल एक्टिविटीज है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जो डिपार्टमेंट जिस काम को करने में एक्सपर्ट है उसको वही काम जो है सौंपा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, सेम नेचर वाले जो वर्क होते हैं वो एक जगह ग्रुप्ड हो जाते हैं। जैसे जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स का काम बहुत अच्छे से कर लेगा, जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट का काम बहुत अच्छे से कर लेगा। तो इस तरह से सो ऑन सभी डिपार्टमेंट को उनके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग वर्क दे दिया जाता है, डिपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है वर्क को इस स्टेप पे। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इस स्टेज पे क्या होता है कि हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसका पोस्ट क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर परचेजिंग मैनेजर है तो उसको गुड्स को खरीदने का काम दिया जाएगा, जो सेल्स मैनेजर है उसको गुड्स को सेल करने का काम देंगे, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर को गुड्स के एडवर्टाइज करने का काम देंगे। तो इस तरह से सभी को अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो काम सौंप दिया जाता है। इन सब के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। और हाँ, एक बात एक ध्यान रखने वाली ये है कि जब काम हर एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि काम किस तरीके का है और उस बंदे का एक्सपर्टाइज किस तरीके का है, वो दोनों आपस में मैच होना चाहिए, ताकि वो अपने डिपार्टमेंट के काम को बहुत अच्छे से कर सके। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उन दोनों को या जितने भी लोग हैं उनको अपना गोल जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए। उन सबको ये पता होना चाहिए कि उनका सुपीरियर कौन है, उनका सबॉर्डिनेट कौन है, ताकि वो फिर अपने उसी सुपीरियर को जाके जो भी रिपोर्टिंग करनी है उसी सुपीरियर को करेंगे। अगर उनको कोई ऑर्डर लेना है तो वही सुपीरियर उनको ऑर्डर देगा। आपस में ऑर्गेनाइजेशन में या काम को लेके कोई भी कन्फ्यूजन
या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉय जिस सुपीरियर के अंडर काम कर रहा है वो उसी के अंडर जो है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए लास्ट स्टेप में जो है इन सब के बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग पार्ट 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में।